हम्म ये क्या होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स? एमोटाइज। या एमोटाइजेशन बोलो, ये ख्याल रखिएगा। देखिए फर्क क्या है बेटा, एमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन में फर्क क्या है? मामूली सा फर्क है, ये याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन जो होती है वो हो जाती है फिक्स्ड एसेट्स की। किन की? मगर फिक्स्ड किन की? फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड। यस, ये ख्याल रखिएगा। नहीं, लैंड का तो एप्रिशिएट होता है ना, वो मैंने पहले ही बोला था ना, जब मैंने पढ़ाया आपको। मैंने बोला एक्सेप्ट लैंड मोस्ट ऑफ द टैंजिबल एसेट्स दे गो अंडरगो डेप्रिसिएशन, दे अंडरगो। अब गोल्ड है आपका, लैंड है, देखो एप्रिसिएशन या वैल्यूएशन उसकी हो जाती है, वो तो अलग है, मैं नॉर्मली बोल रहा हूं। अब जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स है दे डोंट डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट वो चीज होता है जिसकी फिजिकल फॉर्म होती है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। अब जब इस चीज की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अब जब इस चीज की कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है, तो इसका क्या हो जाता है? इट गेट्स एमोटाइज्ड, इट गेट्स। सी व्हाट एमोटाइजेशन इज। सपोज आपने कोई पेटेंट खरीदा, ठीक है, पेटेंट का वैल्यू है 10 लाख रुपया, ये पेटेंट का वैल्यू है 10 लाख रुपया। अब ये जो ये पेटेंट है 10 लाख रुपए का, इसकी जो एग्रीमेंट की लाइफ है वो 10 ईयर्स है। क्या है? तो इसकी एमोटाइजेशन हो जाएगी इक्वली अराउंड द 10 ईयर्स, विल बी डिवाइडिंग इट बाई 10। वो हर साल इसमें से कितना कितना कम हो जाएगा? 1 लाख। 10 लाख का है ना ये, 1 लाख इसमें से कम हो जाएगा, उतना उतना इसमें से एमोटाइज हो जाएगा। दैट इज एमोटाइजेशन। दैट इज, ये एमोटाइजेशन दोनों को अप्लाई हो जाता है। मैं लिखवाऊंगा ना आपको डेफिनेशन। एक तो एमोटाइजेशन ये आता है वहां पे, ये याद रखिएगा, आज से आप याद रखिएगा। टैंजिबल एसेट्स अंडरगो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू ये वेयर एंड टेयर, कंटिन्यूअस यूज, एफ्लक्शन ऑफ द टाइम, नंबर ऑफ रीजंस, माइरेड ऑफ रीजंस। कोई बोलेगा मैं एसेट को नया रखूंगा, वो डेप्रिशिएट नहीं होगा, वो भी हो जाएगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द एफ्लक्शन ऑफ द टाइम, वो भी चेंज हो जाएगा। अब है जो एमोटाइजेशन होती है, यू बेसिकली स्प्रेड द कॉस्ट अप टू द एंटायर लाइफ ऑफ द एसेट। या एमोटाइजेशन एक वहां पे अप्लाई हो जाती है, जैसे मैंने बोला पेटेंट आपके पास 10 लाख रुपए का था, मगर लाइफ की पेटेंट की 10 साल, 2 साल हो गए, अब पेटेंट का वैल्यू 10 लाख नहीं है, कितना दिखाओगे आप? 6 लाख। 4 लाख रुपए क्या हो जाएंगे? एमोटाइज। 2 सालों में हो गए ना 4 लाख एमोटाइज। और दूसरा एमोटाइजेशन लायबिलिटीज पे भी अप्लाई होता है। आपने लोन लिया है 20 लाख रुपए का, आपने 10 साल के लिए लोन लिया है, आप ईएमआई भर रहे हो, जितनी जितनी आप ईएमआई भर रहे हो उतनी लायबिलिटी क्या हो रही है? एमोटाइज। क्या हो रही है? एमोटाइज। को एमोटाइजेशन दोनों के लिए अप्लाई होता है, इंटेंजिबल एसेट्स के भी लिए भी और लायबिलिटीज के लिए। अब डेफिनेशन लिखिए इंटेंजिबल इसकी, एमोटाइजेशन की। डेप्रिसिएशन आपको पता है, लिखिए पहले डेप्रिसिएशन का, एमोटाइजेशन का, उसके बाद डेप्रिसिएशन का लिखवाएंगे। एमोटाइजेशन लिखिए बेटा। एमोटाइजेशन इज एन अकाउंटिंग, amortization is an accounting and finance concept that refers to spreading spreading the cost of an asset or a liability
or a liability over the period of time. Over the period of time. ठीक है ना? एसेट हो या वो, इसके दो पहलू है. एमोटाइजेशन दो कॉन्टेक्स्ट में समझी जाती है, या इंटेंजिबल एसेट के कॉन्टेक्स्ट में, या लिखिए और एक लाइन याद रखने के लिए. एमोटाइजेशन मीन्स सिस्टमैटिकली, amortization means systematically writing off, OWF, धीरे धीरे खत्म करना, writing off the cost of an intangible asset, the cost of an intangible asset over its useful life. क्लियर है? क्लियर है बेटा? नीचे लिखिए पैरा छोड़ के, या कि याद रहे आपको ये पॉइंट्स में. ये हो गया एक कॉन्सेप्ट एमोटाइजेशन का. क्लियर है बेटा? दूसरा हो गया, लिखिए एमोटाइजेशन ऑल्सो रेफर्स टू repaying a loan, through regular installments, over the period of time, comma, wherein each installment is comprised of principal portion, principal का थोड़ा हिस्सा है ना, principal portion and interest portion, वो ये बेसिकली है स्प्रेडिंग कॉस्ट और रिपेमेंट ऑफ अ लोन. वो अगर आज से आपको कोई बोलेगा एमोटाइजेशन क्या है, आप बोलोगे इट इज स्प्रेडिंग कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, और सिंपली रिपेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी. एमोटाइज खत्म करूं वार वार. डेप्रिसिएशन जो है ऑन द अदर हैंड, that is a reduction, that is in the value of the asset. चाहे इधर ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज है. चाहे डेप्रिसिएशन हो, अब मैंने यही पढ़ाया, आगे पढ़ना है थोड़ा डिटेल्ड. चाहे डेप्रिसिएशन हो या एमोटाइजेशन हो, ये दोनों एक्सपेंसेस है, मगर नॉन कैश एक्सपेंसेस. क्या लिखिए, पहले लिखिए पैरा छोड़ के. डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल टू tangible assets and depreciation is a permanent reduction in the value of the asset. Permanent reduction in the value of the asset. It's a permanent reduction. It's a permanent reduction in the value of the asset. अब मगर इनमें एक सिमिलैरिटी है. चाहे डेप्रिसिएशन हो या एमोटा, बात उठी ना आज, ये तो पता होनी चाहिए आपको. आपने इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में पढ़ा. इंटेंजिबल एसेट्स डेप्रिशिएट नहीं होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? एमोटाइज. क्या हो जाते हैं? अब चाहे डेप्रिसिएशन हो
ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में, या एमोटाइजेशन हो, डेप्रिसिएशन हो या एमोटाइजेशन हो, all of them, both of them are non-cash expenses. Non-cash लिखिए, both depreciation as well as amortization, both depreciation as well as amortization are non-cash expenses, and are charged to the, ये ख्याल रही, ये बात याद रखिएगा, and are charged to the profit and loss account एज एन एक्सपेंस। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। कल ही हमने बात की कि हर बिजनेस में वो सात ही चीजें होती है ना? तो डेप्रिसिएशन हो या एमोटाइजेशन हो, ये क्या है? एक्सपेंसेस या लॉस बोलो, मगर ये नॉन कैश है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कैश? एग्जैक्टली, खर्चा दिखाते हैं मगर पे, जैसे सैलरी है, सैलरी क्या है बिजनेस के लिए? खर्चा, मगर सैलरी से हमारा कैश चला जाता। डेप्रिसिएशन हम खाली खर्चा दिखाते हैं मगर इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट्स अ वेरी गुड। डेप्रिसिएशन क्या है? इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट्स नॉट एन कैश एक्सपेंस, it's a non-cash expense. Same is the case with amortization. Amortization is also non-cash expense. You don't pay amortization to anyone. अब आज नेक्स्ट बात, जो वो तीन चीजें रह गई थी है ना, आज अब बात उठी फिक्टिशियस एसेट्स। किस पे? देखो मैं अब क्यों बोल रहा हूं, आज क्यों, वो समझ आएगा आसानी से। चलिए लिखिए, फिक्टिशियस और एक किस्म एसेट का, फिक्टिशियस एसेट्स। एसेट बोलो या एसेट्स? बेटा एसेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा, क्या है? वो तो चार कैरेक्टरिस्टिक है, वो छोड़िए। एसेट की हमने देखी ना एक चीज, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार खर्चा करो, यू एंजॉय इट्स बेनिफिट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर, एवरी एसेट इज अ, व्हेन यू बाय एसेट विच एक्सपेंडिचर इट इज? कल ही हुई ना बात। गो, हम कैसे किसी चीज को एसेट बोलते हैं? क्योंकि ये वन टाइम and we enjoy its benefits for a very good. Why don't you call salary a capital expenditure? Why don't you call salary a capital expenditure? Yes, because every month we have to pay salary to the employees. वो जो चीज रेकरिंग है वो एसेट, जो चीज नॉन रेकरिंग है वो क्या है? एसेट। समझो ये है ना? एसेट That's non-recurring. आपने मशीन लाई, will you buy machine again and again? आपने गाड़ी लाई, will you buy car again and again? आपने मोटर लाया, मशीन लाई, will you buy machine again and again? Never. You will never buy machine again and again. But you will use fuel again and again. वो fuel क्या है? Revenue X. वो asset की खसलत है, one time, and you enjoy its benefits for a लॉन्ग पीरियड, मोर देन 1 year। अब फिक्टिशियस एसेट क्या होगा फिर? उसका इसी से अंतर निकलता है। व्हाट डू यू नो बाय फिक्टिशियस एसेट? यस, फेक। इट इज, एसेट की क्या डेफिनेशन है एसेट की? इट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू। जो फिक्टिशियस एसेट होते हैं ना ही इनकी फिजिकल फॉर्म होती है,
ना ही इनका मॉनेटरी वैल्यू होता है, ना ही इनको कैश में कन्वर्ट। फिर आप बोलिए सर फिर क्यों ये एसेट होता है? इनमें एसेट का एक ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, वन टाइम। क्या? ये एक बार लगे होते हैं। समझ आया? एसेट के कितने कैरेक्टरिस्टिक है? 4, और एक एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है? वन टाइम। फिक्टिशियस लिखिए आप डेफिनेशन, फिर मैं समझाऊंगा। लिखिए, fictitious assets are those assets. Fictitious assets are those assets which do not which do not have any physical form, which do not have any physical form, comma, neither have a monetary value, neither have a monetary value, nor can be converted into cash, nor can be converted into cash. फुल स्टॉप। फिक्टिशियस एसेट्स, पॉइंट छोड़ के लिखिएगा, फिक्टिशियस एसेट्स डू नॉट generate फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, डू नॉट generate फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। देखिए, अब आप ही मुझसे क्वेश्चन करोगे, सर आपका मत दिमाग खराब हो गया, ना ही इनका मॉनेटरी वैल्यू है, एसेट का जरूरी क्या होना चाहिए, ना ही सर इसकी कोई फॉर्म है, ना ही ये इकोनॉमिक बेनिफिट देता है फ्यूचर में, ना ही कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। सर फिर क्यों इसको एसेट माना जाता है? देखो बेटा, इसको एसेट क्यों माना जाता है? सैलरी को एसेट क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि सैलरी का बेनिफिट शॉर्ट टाइम तक हम लेते हैं, और सैलरी बार बार देनी, इसको एसेट इसीलिए मानते हैं, फिक्टिशियस एसेट को, क्योंकि ये वन टाइम। क्या है? क्या है? क्या है? अब आप बोलोगे सर आदत ठीक है सर, वन टाइम है, फिर एक काम करें ना, इसको हम एज अ एक्सपेंस दिखाएंगे। अब है ना क्वेश्चन वो भी। अब आपने बोला सर ना ही इसका मान, ये सुनिएगा, ये है ना टेक्निकलिटी, इसीलिए मैं आया इस पे, इसीलिए मैंने आज ये पढ़ा है। जो अकाउंटिंग टीचर जानता है उसको पता हो, नच गोड़े पढ़ना हुआ फिक्टिशियस एसेट, मैंने इसलिए जानबूझ के पढ़ा है क्योंकि कल आपने ऑलरेडी सीखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यह अब आज समझ आएगा, वरना ये कभी समझ नहीं आता। अब आप बोलोगे सर आपने तो सही बोला, ना ही इसका मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक है सर, ना ही सर इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एसेट नहीं है, ये तो एक्सपेंस लगता है फिर, है ना? लगता है ना, एक्सपेंस ही होता है ये। मगर सर फिर क्यों नहीं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं एज एन एक्सपेंस, फिर क्यों इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं एज एन एसेट? उसका रीजन है, अगर इसको एक ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाएंगे हम, एक्सपेंस, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट। हम बोलते हैं ठीक है ये फिक्टिशियस एसेट है, इसका कोई वैल्यू फिलहाल 5 साल के लिए इसको रखते हैं बैलेंस शीट में, किस में, फिर मगर धीरे धीरे इसको क्या करते हैं, राइट ऑफ, क्या करते हैं, एमोटाइज। वो हम एक ही साथ इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते। आपको आया समझ? मैं समझाऊंगा। सैलरी जो है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसको कहां दिखाते हैं, कहां, प्रॉफिट, वेरी गुड। एसेट्स को कहां दिखाते हैं? अब जो फिक्टिशियस एसेट होते हैं, जब इनका कोई वैल्यू, अकल क्या बोलती है, इनको किस में दिखाओ, किस में, प्रॉफिट एंड, मगर बोलते हैं अगर इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे तो एक ही टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट होता है। क्या होता है? ह्यूज अमाउंट होता है।
तो हम बोलते हैं रखो फिलहाल इसको बैलेंस शीट में, मगर धीरे धीरे करके इसको क्या करो, राइट ऑफ, एक एक पोर्शन एमोटाइज करो, एक एक पोर्शन निकालो और उसको माइनस माइनस करते जाओ। ना ही एक ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाएगी और 5 साल में ये फिर एसेट होगा ही नहीं। क्लियर है? माश एसेट का वैल्यू था 10 लाख रुपए, आपने 1-1 लाख रुपए 10 सालों में खत्म कर दिया। 10 साल के बाद ये होगा ही नहीं। अब इसको क्यों एसेट दिखाया जाता है? बिकॉज जो इसका बेनिफिट लेते हैं ना, वो आप 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, और ये वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? वन टाइम होने की वजह से इसको एसेट दिखाया जाता है। जैसे सैलरी मत वन टाइम है। आपको समझ आया? लिखिए, fictitious assets are treated as assets नहीं, गाड़ी फिक्टिशियस एसेट, हाँ नहीं, वो गाड़ी फिक्टिशियस एसेट नहीं है, वो रियल एसेट है। मैं बताऊंगा ना फिक्टिशियस एसेट क्या है, अभी मैं लिखवाऊंगा ना आपको। लिखिए, फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रीटेड एज एसेट्स। ये एक्सपेंसेस असली होते हैं, खर्चे, मगर इसको माना जाता है एसेट। असल में ये एक्सपेंसेस होते हैं मगर वन टाइम एक्सपेंस। क्या लिखा आपने? फिक्टिशियस एसेट्स आर बिकॉज द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंसेस is spread over more than 1 year. Is spread over more than 1 year. So the whole amount is not written off. OFF, written off in 1 year, is not written off in 1 year. आया समझ? एक ही साथ इसको राइट ऑफ, वरना ये एक्सपेंस है। अगर ये एक्सपेंस है फिर क्यों एसेट दिखाते हैं? बिकॉज ये वन टाइम होता है। क्या होता है? और इसका बेनिफिट बहुत टाइम तक मिलता है। लेक्स गुबरा, द फिक्टिशियस एसेट्स, सब पूरा पता चलना चाहिए इसके बारे में। द फिक्टिशियस एसेट्स आर टेम्पोररीली shown in the balance sheet until they are fully written off. जब तक धीरे धीरे इनको पूरी तरह से राइट ऑफ कर देंगे। until they are fully written off, as these are only expenses and losses. As these are only expenses and losses and are not real assets. देखिए, जो बेस्ट एग्जांपल फिक्टिशियस एसेट की है, रुके वो तो बाद में आएंगे। मेन मैंने क्या बोला? असल में ये क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। एसेट क्यों माना जाता है? वन टाइम, और उनका बेनिफिट बहुत टाइम तक मिलता है। उस बेसिस पे इनको हम एसेट ट्रीट करते हैं, और कुछ ही टाइम के लिए एसेट, इनको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं ताकि यह हमारे बैलेंस शीट में से खत्म दफा हो जाए। एक ही साथ इसलिए राइट ऑफ नहीं करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी एक ही साथ लॉस दिखेगा, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। सुनिएगा बात एक मेरी, मैंने बिजनेस शुरू किया। स्टार्ट में क्या लगता है? एसेट्स के बगैर क्या और लगता है?
कैपिटल वो तो पता है, कैपिटल कहां कहां खर्च होता है, एसेट से पहले परमिशन वर्मिशन लानी पड़ती है ना, रजिस्ट्रेशन, वेरी गुड, स्टार्ट करने के खर्चे, लाइसेंस, आई शाबाश, बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस। क्या वो खर्चे कभी और लगेंगे? वो क्या है, वन टाइम। क्या आप किसी को वो बेच सकोगे? वो आपका परमिशन है, दूसरे को क्या उसमें काम। उनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या? छोड़िए ना, वो तो गलत है, मगर उस जिसने भी अब शुरू किया है, जिसके भी नाम पे है, एक ही बार किया है ना, बार बार मत रजिस्ट्रेशन करेगा। वो आपस में वो फ्रॉड करते हैं नॉर्मल सोर्स में, दैट्स फ्रॉड ऑब्वियसली। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये बेस्ट एग्जांपल है। अगर कोई आपको बोलेगा ना, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, सॉरी फिक्टिशियस एसेट, आप क्या दोगे? आप दोगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपने भी बराबर वो बोला, हेवी एडवर्टीजमेंट, दैट्स ट्रू। क्या है ये? वेरी गुड। कौन ये क्या है? प्रिलिमिनरी। विच एक्सपेंसेस दीज आर विच आर इनकर्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ, दे आर फिक्टिशियस एसेट्स। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट में खर्चे लगते हैं। इनको क्यों एसेट माना जाता है? शॉर्ट टर्म के लिए, वन टाइम, और धीरे धीरे इनको क्या करते हैं? राइट ऑफ। फिर 5-6 साल के बाद ये दिखते भी नहीं है कहीं पे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखिए अब। द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स आर, द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स आर, पहला प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखिए एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। शाबाश। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो आज से अगर आपको बोलेगा कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एसेट है कि एक्सपेंस, आप क्या बोलोगे? एसेट। कौन सा एसेट? इट्स अ फिक्टिशियस एसेट। इट्स अ, ये याद रखिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। असल में डेफर्ड कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। इट्स अ फिक्टिशियस एसेट। क्या है? क्या है? फिक्टिशियस एसेट। दूसरा लिखिए, इशू ऑफ शेयर्स ऑन डिस्काउंट। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, बस याद रखिएगा, ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको, ना ही आपको जरूरत है ये याद रखने की। इसकी एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा। इशू ऑफ शेयर्स ऑन डिस्काउंट। अब तो ये डिसअलाउड है, तो अब ये सेबी ने इसको डिसअलाउड किया है, अब ये दिखता नहीं है, मगर होता था पहले। एग्जाम्पल्स अगर आप किताब में देखोगे या नेट से भी निकालोगे, आपको पहली एग्जाम्पल क्या निकलेगी? इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। नेक्स्ट लिखिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अंडरराइटर्स कमीशन। नेक्स्ट फोर्थ, अंडरराइटर्स कमीशन। नेक्स्ट, हेवी एडवर्टीजमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये अच्छे से समझेंगे आप। हेवी एडवर्टीजमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, ये भी फिक्टिशियस एसेट है। आप देखो कैसे, नॉर्मल, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। समझ आया? ये सेकंड और थर्ड आपको समझ, ना ही फोर्थ, आपको बस वो याद रखने हैं। हाँ, लॉसेस भी इसमें आते हैं ना। यस, आया समझ? मैं तो लिखवाया लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, आया समझ? वो फिक्टिशियस एसेट में दोनों आते हैं, लॉसेस भी और एक्सपेंसेस भी। प्रॉफिट्स नहीं, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। ये बाकी टीचर बोलेंगे हाँ सही है। सुनिएगा बेटा प्लीज, ये सुनिएगा, ये जो आप बोलने वाले हैं ना, ये सुनिएगा बेटा, ये कैसे फिक्टिशियस एसेट है। मैंने बोला हेवी एडवर्टीजमेंट, ये समझेंगे आप
क्योंकि इसी से हमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझ आएगा. दैट हैज वेरी क्लोज नेक्सस विद फिक्टिशियस एसेट. ये सुनिएगा जो ये बोलने वाले हैं हम, ये प्लीज सुनिएगा. ये हेवी एडवर्टीजमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस. ध्यान दीजिएगा बेटा, क्विंटेसेंस है ना इंस्टीट्यूट, ठीक है. हमने नॉर्मल एडवर्टीजमेंट किया एफए के लिए, अखबार में दिया, अखबार वालों ने हमें लिए 5,000 रुपए बस, या सोशल मीडिया पे डाला, हमें 2-4 हजार रुपए लगेंगे. इज इट कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट्स बेनिफिट विल बी रियलाइज्ड फॉर अ वेरी, 2 दिन अखबार देखेंगे, 2-4 बार रील घुमाएंगे तो दैट्स इट. मेरी बात सुनो, वो स्मॉल एडवर्टीजमेंट जो आप करते हैं ना, स्मॉल एडवर्टीजमेंट, डे टू डे एडवर्टीजमेंट, दैट इज विच एक्सपेंड, दैट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दैट इज, वो तो रेकरिंग है ना, कि वो करना और करना है, वो एडवर्टीजमेंट करना और करना है. अब हमने क्या नाम है, दीपिका पादुकोण को लाया, वेरी गुड, ठीक है. या आप गोली मारो इसको, शाहरुख खान को लाया, ज्यादा बड़ा स्टार लेंगे. हमने शाहरुख खान को लाया, ज्यादा बड़ा स्टार है उससे. हमने शाहरुख खान को 15 करोड़ रुपए दिए एज ब्रांड एंडोर्समेंट. हमने नया बिजनेस शुरू किया, इसीलिए मैंने लिखा ना. अब सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं. हेवी एडवर्टीजमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द, ध्यान दीजिएगा, अक्ल क्या बोलती है, एडवर्टीजमेंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मगर ये है ना वेरी हैवी. जो हमने शाहरुख खान से ऐड कराया, इसका इंपैक्ट 5-6-7 साल चले. अगर मैं ये 15 करोड़ एक ही साथ दिखाऊंगा एज एक्सपेंस, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डाउन. डाउन क्या, लॉस में चला जाएगा. तो वो अच्छी चीज, तो मैं क्या इस हेवी एडवर्टीजमेंट को करूंगा, ये 15 करोड़ है, क्या मैं इसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं? ना है, कर सकता हूं. है ये एसेट, कौन सा एसेट है, फिक्टिशियस, बिकॉज आई कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू. अब ये एसेट इसलिए है बिकॉज वन टाइम, बिकॉज एक ही बार शाहरुख खान को 15 करोड़ रुपए दिया है. जब शाहरुख खान को 15 करोड़ रुपए दिया, उसका बेनिफिट हम 8-10 साल लेंगे, है ना. मतलब वो एडवर्टीजमेंट कितनी बार चला सकते हैं हम, उसका, उसकी ब्रांड एंडोर्समेंट यूज करके, है ना. सो आई कैन शो इट एज अ फिक्टिशियस एसेट. 15 करोड़ में बैलेंस शीट में एसेट दिखाऊंगा, मगर साल के बाद इसमें से मैं क्या करूंगा, राइट ऑफ. क्या करूंगा, एमोटाइज करूंगा. क्या करूंगा, एमोटाइज करूंगा, और ये खत्म हो जाएगा. यही होता है फिक्टिशियस एसेट, यही होता है. समझ आया. नॉर्मल डे टू डे एडवर्टीजिंग जो है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस. ये क्या है, फिक्टिशियस. ये क्या है, एग्जैक्टली यस. उसीलिए उसको बोलते हैं तब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हमें पढ़ना है. वेरी गुड. तब उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. का फायदा कितने टाइम मिलता है, शॉर्ट टाइम, मगर उसका कितने टाइम मिलता है, बहुत टाइम. वेरी गुड. आया समझ, समझ आया. वो फिक्टिशियस एसेट का यही है, असल में ये एक्सपेंस होता है. असल में जातन क्या होता है, ये एक्सपेंस और लॉस, एक्सपेंस और, मगर इसको एसेट इसलिए दिखाया जाता है बिकॉज ये वन टाइम खर्चा होता है और इसका बेनिफिट बहुत टाइम तक मिलता है. और मगर इसको इसीलिए डायरेक्टली एज एन एक्सपेंस नहीं दिखाते, क्योंकि इससे प्रॉफिटेबिलिटी एक साथ डाउन हो जाएगी. तो तब तक हम किस में इसको दिखाते हैं, बैलेंस, और धीरे धीरे क्या करते हैं, राइट ऑफ. समझ आया. यस, इनकम से राइट ऑफ करते. समझ आया, कंफ्यूजन मत है. वही बोला ना मैंने, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बोला ना मैंने, डिस्काउंट ऑन ये ऐसी अंडरराइटर्स कमीशन. क्लियर है बेटा, ए बेटा क्लियर है बेटा. ये कंफ्यूजन मत है कोई, ये कंफ्यूजन मत है कोई. लॉजिकली समझ आया. तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके थे, लिखिए अब. कंटिंजेंट लायबिलिटी था ना एक, या वो सर कंटिंजेंसी क्या गई, कंटिंजेंसी में वही तो गोड, कंटिंजेंसी क्या गई,
आई शाबाश। देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए बेटा, ए बेटी, अगर ऐसे आपको कोई बोलेगा, पॉइंट निकलेगा, फिक्टिशियस एसेट्स आर शोन वेयर, बैलेंस एज टेम्पररी एसेट्स एज, एंड दे आर रिटन ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वेरी गुड, समझ आया? अब ये हेवी एडवर्टीजमेंट वाला समझ आया? अगर नॉर्मल डे टू डे एडवर्टीजमेंट करेंगे, मुदस्सिर अजीज को लाएंगे, फटीचर को, वो कौन सा है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना? हाँ, उसका है ना। लोग बोलेंगे अब दफा जाओ, ये क्या दिखाया हमें, लाएंगे उसको कभी। अगर अब लाया शाहरुख खान को, तो देखेंगे यार कश्मीर में शाहरुख खान आया है। चलिए, टैक्सेस, टैक्सेस कहां आएंगे? टैक्सेस प्रॉफिट पे देते हैं। वो प्रॉफिट पे भरते हैं। कौन सा टैक्स? टैक्स दो होता है, जीएसटी एक टैक्स होता है, एक इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स प्रॉफिट पे भरते हैं, तो वो इनमें कहीं पे नहीं आता है, वो एप्रोप्रिएशन है, वो प्रॉफिट में से हिस्सा बांट। वो डेफर्ड टैक्सेस है, वो डेफर्ड, वो दैट समथिंग एल्स, वो अलग चीज है। वो है जो तुम्हें टैक्स वापस मिलने वाला है, जब तुम रिटर्न फाइल करोगे तुम्हें वापस पैसा मिलने वाला है, उसी को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स पेमेंट्स। वो अभी हमने वो उस पे तो लिया, वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। यानी इसीलिए आपको बोला ना, मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा, इस पे प्रैक्टिकली कंपनी का कैसा उसमें हो आया समझ। दैट इज समथिंग एल्स जो आप बोल रहे हो, उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स, जो हमें आने वाला है वापस टैक्स। आपको आया समझ? वी आर गोइंग टू गेट दैट रिफंड। आया समझ? अदरवाइज टैक्स मत थोड़ी इसमें आएगा। टैक्स कब पे करते हैं? दो टाइम। कब कब है? क्यों हमें पढ़ना? यस, इनकम, या तो इनकम पे या तो प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स पे हम सब भरते हैं, वो पता भी नहीं होता है, जीएसटी जिसको बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इनकम पे वही भरता है जिसकी इनकम एक लेवल से ज्यादा होगी। तो व्हेन यू पे इनकम टैक्स, यू पे इनकम टैक्स ऑन द प्रॉफिट, तो दैट इज नेवर ए चार्ज, दैट्स एन एप्रोप्रिएशन, दैट इज एन, वो ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको आया समझ? वो प्रॉफिट पे देना, वो एप्रोप्रिएशन है। आपका जो है वो अलग सवाल है, वो अलग ही है डेफर्ड टैक्स। फिर बीच में ब्रैकेट में लिखा होता है नेट, वो आगे पढ़ना है। जब हम कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे उस वक्त मैं वो एक्सप्लेन कराऊंगा, एक एक टर्म होती क्या है। उस सोल प्रोपराइटर हम किसके हिसाब से अभी पढ़ रहे हैं? हम किसके हिसाब से भी पढ़ रहे हैं? वो है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इसीलिए मैंने वो टर्म्स भी एक्सप्लेन नहीं की, इशू ऑफ शेयर्स ऑन डिस्काउंट, क्योंकि वो किसके पर्सपेक्टिव से है? ये किसके पर्सपेक्टिव से हम अभी पढ़ रहे हैं? सोल प्रोपराइटर के पर्सपेक्टिव से। समझ आया? समझ आया बेटा? समझ। इसने वरना बराबर बोला, इसने कुछ बेचारे ने गलत नहीं बोला। वो होता है जब हमें रिफंड आएगा टैक्स का। लायबिलिटी क्या होती है? अब हमें पढ़ना है नया, दैट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? हाँ, द पेमेंट विच इज ड्यू बट वी हैव नॉट पेड, है ना? है लोन है, हमने लिया है, हमें इन द फ्यूचर वापस। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो लायबिलिटी बन भी सकती है और बन नहीं भी सकती है। जैसे क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं? विच मे बिकम लायबिलिटी इन द फ्यूचर ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी। जैसे, यस वेरी गुड, इस बच्ची को लोन लेना था, मैंने इसकी गारंटी दी, देते हैं ना बैंक गारंटी, इसने अच्छे से लोन वापस कर दिया, मेरे पे पड़ी लायबिलिटी। अगर इसने पैसा खाया मुझ पे पड़ी, मेरे लिए ये कंटिंजेंट लायबिलिटी बनी। विच मे बिकम लायबिलिटी इन द फ्यूचर ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी, इमरजेंसी और एक्सिजेंसी। क्लियर है बेटा? तो इसी को बोलते हैं कंटिंजेंट। असल में है ना, से ये निकला है वर्ड कंटिंजेंसी से। किससे? कोई होना, कुछ इवेंट हो जाएगा, कोई अनफोर्सीन कंडीशन हो जाएगी। कंटिंजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी बोलो या लायबिलिटीज बोलो, लिखिए कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज, कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज, अगर एक का लिखेंगे तो इज दैट लायबिलिटी, तो अंग्रेजी है ना। कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज
which can be a possible liability, which can be a possible liability, which can be a possible liability that may or may not, that may or may not arise in the future, that may or may not arise in the future, comma, depending on the outcome, depending on the outcome of an uncertain event. उस अनसर्टन इवेंट के आउटकम पे डिपेंडेंट है ना बेटा. डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ एन आउटकम ऑफ एन अनसर्टन इवेंट. फुल स्टॉप. कंटिंजेंट लायबिलिटी, दूसरा पॉइंट लिखिए पॉइंट्स में. कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट अ प्रेजेंट लायबिलिटी. प्रेजेंट लायबिलिटी नहीं है ये प्रेजेंट लायबिलिटी नहीं है. अब ख्याल रखिएगा, है ये प्रेजेंट लायबिलिटी, इट मे बिकम लायबिलिटी. अब क्वेश्चन वहां ऐसा ही आ सकता है, इज कंटिंजेंट लायबिलिटी शोन विद इन द बैलेंस शीट, यस और नो? नेवर. इट इज डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स. ये जैसे बैलेंस शीट है ऐसा, ठीक है. वेरी गुड, वंडरफुल, शाबाश. बैलेंस शीट दो किस्मों का होगा. अगर सोल प्रोपरेटर का बनाएंगे ऐसे बॉक्स जैसा होता है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट. आया समझ? आया समझ? यह बॉक्स जैसा होता है, लायबिलिटी अमाउंट एसेट. अगर कंपनी का बनाएंगे ऐसे होता है, वर्टिकल. ये टी फॉर्म में होता है, ये वर्टिकल फॉर्म में होता है. इस बॉक्स के अंदर कभी कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो फुट नोट्स में नीचे इधर, इसके बाहर. आया समझ? आपको समझ आया? मैं समझाऊंगा. बैलेंस शीट एक फॉर्म होता है. अगर कंपनी का देखेंगे, यूजुअली कंटिंजेंट लायबिलिटी किस वाले में होती है? कंपनी वाले. उसमें ऐसे होते हैं लायबिलिटीज एंड कैपिटल. क्लियर है बेटा? कैपिटल एंड लायबिलिटीज, सारी डिटेल्स यहां होती है. क्लियर है? यहां टोटल होता है. क्लियर है? क्लियर है? इस कॉलम में अमाउंट होता है. फिर होते हैं एसेट्स. समझ आया? डिटेल्स. यहां भी अमाउंट, इसके बाहर नीचे लिखी होती है समझ? ना वो इस टोटल में होती है, ना इट्स ऑलवेज आउटसाइड द बैलेंस शीट. लिखिए. आया समझ? ये आया समझ? याद रखिएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर नॉट शोन, याद रखिएगा ये बात. कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, because it is uncertain, क्योंकि अनसर्टन है. Because it is uncertain, or it may never occur, or it may never occur, or it may never, ये कभी हो, comma, that is why contingent liability, is shown ब्रैकेट में disclosed, is shown ब्रैकेट में disclosed in the footnotes, outside the balance sheet, क्लियर है बेटा?
क्लियर है? क्लियर है? पूरा आया समझ? लिखिए, द एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी आर, पहला, लीगल केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट, अगर हम हार गए तो हम पे वो थोपेंगे कुछ चार्ज, लीगल केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट। नेक्स्ट, guarantee given to bank, guarantee given to another company, bank guarantee given to another company. Next, bills discounted with the bank, bills discounted with the bank। चौथा, claim against company not yet accepted, not yet accepted। ध्यान दीजिएगा, इजी है, बस ये याद रखने हैं इसके। क्लियर है? और एग्जाम्पल ये रखनी है। हो गया हमारा फिक्टिशियस भी हो गया। ऐसा ही है फिक्टिशियस जैसा ही दूसरा है। अब फिक्टिशियस का ये है वो स्टार्ट वटाट में हो जाता है। एडवर्टीजमेंट इसने बोला ना, वो बीच में भी कर सकते हैं। अगर बीच में किया तो वो क्या बन जाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट का वर्ड है। एक चीज सिर्फ आपको घर के लिए पढ़ने के लिए रखेंगे, मैं बताऊं। कल मैंने आपको क्या बोला था? एक्सपेंडिचर कितने किस्मों का होता है? वेरी गुड। क्या क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा कैपिटल का क्या था? वन टाइम करो एंड इट्स बेनिफिट्स एक्सटेंड्स फॉर अ लॉन्ग सीरीज ऑफ इयर्स एंड दीज आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। भैया नॉन रेकरिंग है, मत बार बार। आप क्या घर लाओगे फ्रिज? बार बार फ्रिज लाना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मगर फ्रिज की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भरनी है। गाड़ी ला रहे हो आप, गाड़ी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, गाड़ी का पेट्रोल इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सेप्ट आपको वो फना फिला मुफ्त मिले। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज क्या है ये? इट इज रेकरिंग इन नेचर, इट इज रेकरिंग इन नेचर। और एक किस्म होता है बिल्कुल लगभग फिक्टिशियस एसेट जैसी एक्सप्लेनेशन, इसीलिए मैंने ये रखे थे लास्ट पे, तभी आते ये समझ, वरना मैं पहले बता होता आता समझ कभी नहीं आता। इसको बोलते हैं डेफर्ड, ना डेफर्ड एक्सपेंडिचर नहीं किया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड एक्सपेंडिचर ने किया क्या? डेफर्ड एक्सपेंडिचर कोई वर्ड नहीं है, वर्ड, बट देन दैट मीन्स समथिंग एल्स। जो आपने अभी पे नहीं किया, यू हैव डेफर्ड दैट। इट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो अब होता क्या है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान दीजिएगा, मगर जैसे सैलरी है, सैलरी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इट्स बेनिफिट्स आर शॉर्ट, 1 मंथ, है ना, 2 महीने 3 महीने। रेंट deferred, sorry, revenue deferred expenditures are those revenue, these are actually revenue expenditures, these are actually, but its benefits exceed more than 1 accounting year। ये वही एग्जांपल है, हमने दीपिका पादुकोण को लाया, उसको 20 करोड़ रुपए दिए ब्रांड एंडोर्समेंट, अब वो 20 करोड़ हम एक ही साथ दिखाएंगे, उसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करेंगे, वही होता है डेफर्ड रेवेन्यू। आया समझ? ऑलमोस्ट लाइक फिक्टिशियस एसेट। अब ये है फिक्टिशियस एसेट स्टार्ट में होते हैं, आया समझ? आया, लिखिए बेटा, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, आया समझ?
इसीलिए इसको बोलते हैं ना डेफर्ड रेवेन्यू। इसका वो पार्ट फिर बनता है ना बार बार विड्रॉवल वाला। यस, लिखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द रेवेन्यू एक्सपेंस। असल में है ये जातन रेवेन्यू एक्सपेंस ही। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द रेवेन्यू एक्सपेंस whose benefits extend over more than one accounting period. Full stop. इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, वही जो मैंने आपको बोला है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस बट ट्रीटेड लाइक एन एसेट, टेम्पोरली, कुछ टाइम तक, ताकि ये राइट ऑफ कर सके हम। लाइक एन एसेट टेम्पोरली, कॉमा, बिकॉज क्यों बिकॉज चार्जिंग द फुल एक्सपेंस in 1 year would overstate the expenses. गसन ना एक्सपेंस याद, would overstate the expenses and understate the profits, और हमारे प्रॉफिट्स एकदम कम हो जाएंगे। इसीलिए इसको धीरे धीरे करके तब तक उसको एसेट रखते हैं और धीरे धीरे करके किस में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इट इज डेफर्ड ओवर द पीरियड। लिखिए द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर पहला हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, अभी जो सिखाया, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। दूसरा मेजर रिपेयर एक्सपेंसेस, आपको बहुत बड़ा रिपेयर करना पड़ा, आया समझ, ठीक करना पड़ा प्लांट। मेजर रिपेयर एक्सपेंसेस, छोटा मोटा रिपेयर होगा वो नहीं, मेजर रिपेयर एक्सपेंसेस। थर्ड लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, फोर्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट्स। ये बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब एक ही चीज है, हम इसको एक ही साथ खत्म, हम इसको धीरे धीरे करके, बस फर्क उतना ही है क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत टाइम तक मिलता है। आया समझ, क्लियर है? मंडे से वी विल स्टार्ट विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड देन बाकी जो वोकैबुलरी है, वाउचर वो हम जरूर से पहले पढ़ेंगे। आया समझ? बिल क्या होती है, इतना आया समझ? छुट्टी है, कल नहीं आया, कल नहीं था पता, कल क्या था, कल नहीं आना। ये जगह में उठती है। मेरे नंबर पे कॉल